बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात हम आज शुरुआत करेंगे जहाँ से कल छोड़ा था उसी जगह से। तो उसमें जो दो हमने कर लिए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट्स ऑफ रिएक्शन, एक तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट था और दूसरा था कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो अब हम बात को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अगला जो हमारा फैक्टर है दैट इज सरफेस एरिया, थर्ड फैक्टर है जी। ये जो सरफेस एरिया है बुनियादी तौर पे अगर आप बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, आपको ये पता है कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 के साथ या HCl के साथ रिएक्शन कर जाता है और ये क्या बनाता है? ये बनाता है कैल्शियम सल्फेट दैट इज साल्ट प्लस वाटर। अब कैल्शियम कार्बोनेट अगर लम्प्स की फॉर्म में हो, ढेलों की फॉर्म में, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन इसका स्लोर होगा, लेकिन अगर ये पाउडर्ड स्टेट में हो तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसी कंसंट्रेशन के साथ इसका रिएक्शन फास्ट होगा। वजह, पाउडर स्टेट में जो सरफेस एरिया है दैट एनलार्जेस एनफ, वो काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बेटा इंक्रीज होगा। दूसरा इन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है वो आपकी बुक में, वो दैट्स विद एल्यूमिनियम का NaOH के साथ रिएक्शन। NaOH के एक्वस सॉल्यूशन के साथ तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है दैट इज 2NaAlO2 और साथ में हाइड्रोजन खारिज होती है। अब यहाँ पे भी अगर ये एल्यूमिनियम स्ट्रिप फॉर्म में है, ठीक है, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लोअर होगा। लेकिन अगर ये भी पाउडर फॉर्म में हो, पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया बढ़ जाता है एनलार्ज, तो उसमें जो रेट होता है वो भी बेटा इंक्रीज कर दो। बात को आगे लेके चलते हैं। जो अगला हमारे पास जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन नहीं है, फैक्टर है, सॉरी, दैट इज अबाउट लाइट। अब बहुत सारे रिएक्शंस जो लाइट सेंसिटिव होते हैं उनमें लाइट बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है। ठीक है, उसमें लाइट बहुत वाइटल रोल जो है वो प्ले करती है। अब वो किस तरह से? जैसे एक रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है CH4 विथ क्लोरीन, तो ये बेटा रिएक्शन सनलाइट में होता है, हम H से जाहिर करते हैं, CH3Cl प्लस क्लोरीन, फिर CH3Cl दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाता है सनलाइट में, तो CH2Cl2, तो ये इस तरह से बार बार सब्स्टिट्यूट होता रहता है, CHCl3 हो जाता है और आखिरकार CCl4 बन जाता है। यहाँ पे ये जो सनलाइट हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज एक्चुअली डिफ्यूज सनलाइट। डिफ्यूज सनलाइट से क्या मुराद होती है बेटा? डिफ्यूज सनलाइट से मुराद ये होती है कि आप रिएक्शन को करवा रहे हैं सनलाइट में, लेकिन धूप में नहीं करवा रहे, छांव में करवा रहे हैं, लेकिन वहां पे भी सनलाइट। ठीक है, तो
अगर तो आप इसको डिफ्यूज सनलाइट में करवाएं तो ये रिएक्शन ऐसे होता है जैसे अभी हम, अगर डायरेक्ट सनलाइट में मीथेन का रिएक्शन विद क्लोरीन करवा दें तो वो बेटा धमाका फिर इस तरीके से रिएक्शन होता है, और ये एक ही स्टेप पे ये सारा रिएक्शन जो पूरा होता है, ये कार्बन पैदा होती है, और ये कार्बन टायर मैन्युफैक्चरिंग में, आपको पता है टायर रबड़ के बने होते हैं, लेकिन उसमें कार्बन मिक्स की जाती है। फिजिक्स में आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि वो कार्बन मिक्स इसलिए की जाती है कि बुनियादी तौर पे कार्बन जो है वो फिर रबड़ की बजाय ज़मीन के ऊपर या सड़क के ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा देती है। उस फ्रिक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम इसमें जो है वो कार्बन इस्तेमाल करते हैं। जी बेटा, आगे हम बात को बढ़ाते हैं। इसी तरह वो कहता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो रिएक्शन है वो आम डार्कनेस में तो नेग्लिजिबल है, स्लो इन डे लाइट बट एक्सप्लोसिव वायलेंस इन सनलाइट। वही बात कि सनलाइट में एक्सप्लोसिव वायलेंस, ये वाला रिएक्शन भी डायरेक्ट अगर आप सनलाइट में आप करें तो ये एक्सप्लोसिव वायलेंस के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है। और ये कब होता है? जब आप डायरेक्ट सनलाइट यानी धूप में ये रिएक्शन अगर आप करवाएं, ठीक है। इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये एक अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, एंड दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर का क्या असर है, ठीक है बेटा। इस चैप्टर के आगाज में मैंने ये बात आपसे कही थी कि जब कभी भी रिएक्शन होगा तो मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना वो मैंडेटरी होता है। अगर मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं करते तो रिएक्शन नहीं हो। अब मैंने आपको एक और बात भी कही थी कि जो कोलियंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ऐसे कोलियंस जिनके नतीजे में कोई ना कोई रिएक्शन हो जाता है, यानी जिनके नतीजे में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है, दैट इज जी। मैं ये बात कर रहा था कि सारे कोलिजन्स जो होते हैं दे आर नॉट फ्रूटफुल कोलिजन्स। बहुत सारे कोलिजन्स जो होते हैं वो फ्रूटलेस होते हैं। मैंने एक बात आपको कही थी कि जब भी मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके आपस में कोलाइड करने के लिए इनकी एक खास ओरिएंटेशन होनी चाहिए। अगर तो ये इस सिमत में ये कोलाइड करेंगे तो दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। लेकिन बहुत सारे कोलिजन्स इस तरह के खास डायरेक्शन में नहीं हुआ करते, तो उनके लिए उनको हम कहते हैं कि ये जो कोलिजन है इसके नतीजे में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बना, तो ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं फ्रूटलेस कोलिजन। तो यही बात इन्होंने यहाँ पे तस्करा की हुई है। लेकिन एक बात आप ये भी याद रखिए कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो ये बात आपको मेरा बेटा पता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो मोलिकुलर वेलोसिटीज है वो इंक्रीज हो जाती है। जब मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज इंक्रीज हो जाएंगी तो क्या ख्याल है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मॉलिक्यूल्स की आपस में टकराने की जो शरह है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो दैट मींस जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ जाएगा, विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, ठीक हो गया जनाब। यहाँ पर एक ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है, हम उस ग्राफ को पहले डिस्कस करते हैं। वो ग्राफ हमें बताता है कि किस तरह जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जब टेम्परेचर राइज होता है तो इनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद कैसे बढ़ जाती है। ये जो ग्राफ है दिस इज बिटवीन टू पैरामीटर्स। एक तो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद सर्टेन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी तरफ है काइनेटिक, यस।
ये काइनेटिक एनर्जी, और इधर है फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का जिनके पास सर्टेन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा सर टेम्परेचर डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा? डबल हो जाता है जी, बिल्कुल होता है। आज हम उसको प्रूव भी करेंगे कि वो किस तरह से होता है। आज नहीं तो कल वो उसका प्रूव आ जाएगा कि हाउ रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। वो मैथमेटिकली उसका एक प्रूव है, वो बड़ा सादा सा है, बहुत सिंपल सी बात। ये देखिए, ये बेटा आम अगर आप एक टेम्परेचर T1 पे ये वाला ग्राफ लेते हैं तो इस ग्राफ की शक्ल किस तरह की होती है। Yes, this is the shape at temperature T1। मान लीजिए दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर ये है तो ये वो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का। ये जरा गौर कीजिएगा, मैं इसको इस कलर में शेड कर रहा हूँ, ब्लैक में, जिनके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। अब अगर मैं टेम्परेचर, ये कौन सा है, दिस इज टेम्परेचर T1। अगर मैं टेम्परेचर को T1 से बढ़ा के T2 कर देता हूँ इस तरह से कि T1 से T2 बड़ा है, तो अब दोबारा जब ये ग्राफ मैं प्लॉट करता हूँ तो उस ग्राफ की जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से होगी। तो ग्राफ जरा ब्रॉडर हो जाता है, उसकी पीक जरा आगे चली जाती है, और इस तरह से वो, ठीक है, दिस इज एट T2। जरा गौर फरमाइएगा, T1 पे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, और T2 पे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी है, और ये ज्यादा है। ठीक है, मैं यही इस बात पे ही जोर दे रहा हूँ कि जो क्या कहना चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो उतनी ही रहनी है। अब जो टोटल फ्रैक्शन है जिनके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आ गई, वो फ्रैक्शन हो गया बेटा जी कितना, खाली ऊपर वाला नहीं, ये निचले वाला हिस्सा भी, एरिया और अंडर द कर्व वो बढ़ गया। आप इतना इस तरह समझ, ठीक है। पहले कितना था, वो जरा मैं ब्लैक में लिया हुआ था, वो था जस्ट इतना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सिर्फ इतना इतना। ये अब कितना है जी, अब बेटा जी वो यहां से लेके ये सारा नीचे तक, और ये, ठीक है जी। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ गया। जब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ गया तो इसका मतलब ये होगा कि जनाब अब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। ठीक है, अब यहीं पे मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। अगर हम फर्ज करें टेम्परेचर और बढ़ा लेते हैं, हम टेम्परेचर T3 कर देते हैं, किताब में वैसे T2 तक ही, ये देखिए जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ना, उतना ये जो कर्व है ये ब्रॉडन होता चला जाएगा, चौड़ा। आप गौर कीजिए, T1 वाला जो कर्व है वो शार्प है, ऐसे ऊपर को जा, जो T2 वाला है वो जरा कम शार्प हो गया, ब्रॉड हो गया। T3 वाला जो है वो और ब्रॉड हो गया। ठीक है, तो बेटा अब T3 पे जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी है, और बढ़ गई। और अब जरा गौर समझिएगा, अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना एरिया में आ गए हैं, वो बेटा जी ये सारा एरिया, ये टोटल एरिया, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाले मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, तो नतीजा क्या होगा, अब हम ये कहेंगे कि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जिनके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो बढ़ते चलेगा। ठीक है, एंड दिस वाज टेम्परेचर T3। और हमने क्या किया जी, हमने कहा जी T1 से
T2 ज्यादा था और T2 से T3 ज्यादा। जी मेरा बेटा, हमने बल्कि अब्दुल्ला उमैर ने शायद ये बात कही थी, अब्दुल्ला ही था, उमैर क्या नाम है यार आपका? यस सर, अब्दुल्ला उमर। हाँ हाँ, इसी आपने यही बात की थी कि टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। बिल्कुल डबल हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ इस फ्रैक्शन में, इस हिस्से में सिर्फ वो बात बताई गई है, लेकिन ये बात आगे चल के मैथमेटिकली प्रूव हो जाएगी कि किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। एक्चुअली जो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका ये एक शय होती है, रिएक्शन रेट कांस्टेंट। अभी हम एक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें रिएक्शन रेट कांस्टेंट का डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पर रिएक्शन रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। रिएक्शन रेट कांस्टेंट क्या होता है? आप लिखते हैं जी, रेट इज इक्वल टू के रिएक्शन रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ जो भी है रिएक्टेंट वगैरह वगैरह। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बेटा ये के इंक्रीज हो जाएगा। जब के इंक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सर ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? फ्रैक्शन, हाँ फ्रैक्शन क्या है, मैं आपको इसकी बड़ी मजेदार बात करता हूँ। आपकी क्लास में 40 बच्चे, 40 बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डेली अपने अब्बा जी से 200 रुपया लेके आते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने अब्बा जी से 150 रुपया डेली लेके आते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने अब्बा जी से 100 रुपया डेली लेके आते होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कॉलेज जाते होंगे तो अपने अब्बा जी से 50 रुपया डेली लेके आते हैं। चलिए ये बताइए, ज्यादा तादाद किन बच्चों की हो? 50 वाले, 100 वाले, 150 वाले या 200 वाले? जी 100 वाले की होगी। गुलशेर, सुन रहे हो? सुन रहा हूँ सर। हाँ, ज्यादा फ्रैक्शन, ज्यादा तादाद किन की होगी? जिनके सर पैसे कम मिलते हैं, 100 वालों की सर। 100 वाले, 100 वाले, मतलब ज्यादा तादाद 100 वाले। अब जी फ्रैक्शन समझाने जा रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन? फ्रैक्शन का मतलब है, मान लीजिए 20 बच्चे घर से कॉलेज आते वक्त 100 रुपए लेके, उनका फ्रैक्शन है 20/40, 20 आउट ऑफ 40। ठीक हो गया? अगर 5 बच्चे 200 रुपए लेके आते हैं तो उनका फ्रैक्शन है 5/40। फ्रैक्शन की बात समझ आई? हाँ भाई अब्दुल्ला उमैर, यस सर। फ्रैक्शन मींस वो हिस्सा। अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल्स का वो हिस्सा जिनके पास एक खास स्पेसिफिक एनर्जी है। समझ आ गई अब बात? जी, अब आगे चलते हैं बेटा और हम बात करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन की। ये क्वेश्चन दो तरह से आता है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। एक तो जो पिछला टाइटल था वही पूछ लेते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये समझते हैं कि बस वो टाइटल आया है तो ये आर्हेनियस इक्वेशन उसका हिस्सा नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्हेनियस इक्वेशन उसका हिस्सा है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अगर आर्हेनियस इक्वेशन अकेली पूछी जाए तो वो पिछले वाला फ्रैक्शन वाला जो हिस्सा है, वो वाला पिछले वाला हिस्सा जो है, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, वो आप ना लिखे तो क्या है। ठीक है, तो ये आर्हेनियस इक्वेशन एक अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाती है। व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन? आर्हेनियस इक्वेशन एक रिलेशन है बिटवीन के and absolute temperature, that is temperature on the Kelvin scale. ये क्या है? मैंने अभी आपको बताया, that is reaction rate constant। और बेटा जी T क्या है? that is absolute temperature, that is temperature on the Kelvin scale, that is in Kelvin।
अच्छा, ये इक्वेशन की रूडिमेंट्री फॉर्म या बहुत इब्तदाई फॉर्म वो क्या है? k इज इक्वल टू a डॉट e रेज टू पावर माइनस e a ओवर r t. व्हाट दिस e इज? ये e क्या बता रहा है? अगर आप कैलकुलेटर देखें, आप कैलकुलेटर पे बेटा एक आपको बटन मिलेगा लॉग का, और उसके ऊपर उसका एंटी लॉग दिया होता है 10 रेज टू पावर x. ठीक है, इस लॉग के साथ एक और बटन भी होता है ऐसे ही इसके बिल्कुल साथ पैरेलल, वो होता है एल एन का, लोग उसको आई एन पढ़ते. ये जो लॉग है ना, ये वाला एल ओ जी वाला, इसकी बेस होती है 10. ये जो नेचुरल लॉग होता है इसकी बेस होती है बेटा जी ई. ये बेसिकली दिस इज बेस ऑफ नेचुरल लॉग. ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे ये जो टी है, जब आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये जो 1/t है, ये बुनियादी तौर पे ये टी और ये के, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकलते हैं. ये बात आपने ज़हन नशीन कर ली. ठीक है, ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो के है ये भी बढ़ेगा. अच्छा, व्हाट इज ई ए? तो आपको पता ही है, दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. ए क्या है जी? ए इज नोन एज आर्गेनियस कांस्टेंट. आर क्या है? दैट इज जनरल गैस कांस्टेंट. और बाकी आपको पता ही है के रिएक्शन रेट कांस्टेंट है, और जो टी है दैट इज एब्सोल्यूट टेंपरेचर. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये जो पर्टिकुलर बेस इक्वेशन है इसका नेचुरल लॉग लेंगे. तो आप इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए, और डॉट डॉट नहीं आएगा, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, लॉग ऑफ e रेज टू पावर माइनस ई ए ओवर आर टी. आपको ये बताता चलो, लॉग ऑफ e की वैल्यू होती है 1. ये आ जाएगा, आई एम सॉरी मैं ब्लंडर कर गया, ये नेचुरल लॉग था, ये भी नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, ये भी नेचुरल. ए, ये जो पावर होती है ये आपको पता है, ये पहले आ जाती है माइनस ई ए ओवर आर टी, और लॉग ऑफ ई जो है वो 1 के बराबर होता है, वो हमने यहाँ पे लॉग ऑफ ई जो है दैट इज 1, तो उसको हमने ये से उड़ा दिया. तो ये आपके पास इक्वेशन बच गई, लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए ओवर आर. अब हम क्या करते हैं, सारी की सारी इक्वेशन को 2.303 से, सॉरी, इस नेचुरल लॉ को लॉग बेस 10 पे कन्वर्ट कर देते हैं. तो लॉग बेस 10 पे जब कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 2.303 लॉग ऑफ के, 2.303 log of a माइनस ई ए ओवर आर टी. ये जो फैक्टर है इसको रिमूव करने के लिए इस सारी इक्वेशन को 2.303 पे डिवाइड कर देंगे तो ये बच जाएगी आपके पास log of k इज इक्वल टू log of a माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी. अब ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. मैथमेटिक्स में एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स और ये प्लस सी. ठीक है, अगले पेज पे मैं लेके जा रहा हूँ. log ऑफ k इज इक्वल टू माइनस ई ए
over 2.303 r dot 1 over t plus log of t. This is important. This is why ये वाला फैक्टर m, ये वाला फैक्टर x और ये वाला फैक्टर c होता है। नॉर्मली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में एक हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और वो ग्राफ इस तरह का होता है, ऐसे। इधर आपको पता है x होता है, इधर आपको पता है y होता है, ये 0 होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिस इज c, y भी निकल आया, x भी निकल आया, c भी निकल आया, m रह गया। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, इसका जो tan थीटा होता है, ठीक है, दिस इज m, ठीक है जी। जो tan थीटा इस राइट एंगल ट्राइंगल का, दिस इज इक्वल टू m एंड दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब आ जाइए इस इक्वेशन, इसका ग्राफ क्या है? ये मैंने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का जनरल ग्राफ। इस इक्वेशन का ग्राफ बेटा जी कुछ इस तरह से होता है, y की जगह पे ये आ जाएगा, x की जगह पे आएगा 1 ओवर t। देखिए मैंने x की जगह पे ये लिखा हुआ है, m की जगह पे ये लिखा हुआ है, y की जगह पे ये लिखा हुआ है और c की जगह पे ये लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो बात काबिल गौर है वो बेटा ये है कि यहाँ ये जो है ये वाला साइन एक नेगेटिव है। ये नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि ये वाला ग्राफ इस तरह का होगी स्ट्रेट लाइन, लेकिन होगा स्लोप नीचे को जा रही है। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ का जो थीटा होता है वो कहाँ से लेते हैं? ये स्ट्रेट लाइन, ये वाला लेते हैं थीटा, ठीक है। ये tan थीटा आएगा और ये tan थीटा किसके बराबर होगा? m के स्लोप के। और m किसके इक्विवेलेंट है? ये भाईजान ये सारे का सारा m, दैट इज माइनस EA ओवर 2.303 r, ठीक हो गया जी। और इधर क्या होगा? log ऑफ k, और यहां से लेके ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है दिस विल बी log ऑफ a, क्योंकि log ऑफ a जो है वो c है और c क्या है? इसका इंटरसेक्शन और ये ओरिजिन तक का डिस्टेंस, ये इसका इंटरसेक्शन और ये बेटे ओरिजिन तक का डिस्टेंस, दिस इज log ऑफ a, ठीक हो गया जी। ये आपके पास डायग्राम एक आपके पास बनी हुई है, वहां आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और ये आपके पास क्या है? दिस इज स्लोप ऑफ द कर्व। अच्छा, अब यहां से EA कैसे निकलता है? ये m के बराबर है, m क्या है जी? स्लोप। तो EA अगर आप निकालना चाहते हैं तो EA वुड बी इक्वल टू माइनस m इंटू 2.303 r। तो आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन की आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी। मेरा बेटा, मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, कल हम इसकी एक एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल के साथ साथ कल हमारा एक अहम इसका एक क्वेश्चन होगा जिसमें हम ये साबित करेंगे कि किस तरह से जो टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है। दिस इज इम्पोर्टेंट अब्दुल्ला उमैर और गुलशेर, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ और मैंने कह दिया चाहे सेंटीग्रेड में बढ़ा दें चाहे केल्विन में बढ़ा दें, बढ़ाना आपने 10 ही। सर एक क्वेश्चन है जी बेटा। सर, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में जो लाइट पे डिपेंड करते हैं उन पे फिर अगर लाइट के बजाय मतलब लाइट पड़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। और आप ये कह रहे हैं लाइट एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफे का बायस बनती है, ये आप कह रहे हैं? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं वो उस पे नहीं उन पे फिर लाइट का असर नहीं होता, या उनके लिए अलग केस होता है? मैं बताता हूँ बेटा, होता क्या है, जो लाइट रेडिएशन होती है ना गुलशेर, वो होती है कि उसमें एक खास वेवलेंथ होती है,
वो वेवलेंथ क्या करती है, हमने एक लेवल पे पढ़ा हुआ है, वो जो बॉन्ड्स होते हैं ना, कोवलेंट बॉन्ड्स, इनको ना हम स्प्रिंग की तरह समझ रहे हैं, जस्ट लाइक स्प्रिंग। तो वो जो लाइट रेडिएशन होती है ना, वो इनकी वाइब्रेशंस तेज करवा देती है, समझ आई? वो वाइब्रेशंस जब तेज हो जाती है ना, तो वो फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तेज हो जाती है, ठीक है। हीटिंग से और चीज होती है, हीटिंग से उनकी वेलोसिटी सिर्फ बढ़ती है, ठीक है। एक हमने मॉडल पढ़ा था, उसको हम कहते हैं रिजिड रोटर मॉडल। तो वो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स के जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, वो इंक्रीज, उनकी वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, एक आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, अब्दुल्ला आप सुन रहे बेटे? यस सर। हाँ, आपके घरों में माइक्रोवेव ओवंस है? जी, माइक्रोवेव ओवंस है ना घरों में? यस जी जी। माइक्रोवेव ओवंस होते हैं ना, ये भला क्या करते हैं, ये जो भी सालन आपने उसके अंदर रखा हुआ है, जो भी मटेरियल आपने माइक्रोवेव में रखा हुआ है, उसके अंदर कोई ना कोई शय ऐसी जरूर होती होगी जिनमें कोवलेंट बॉन्ड्स होते होंगे। माइक्रोवेव्स उन कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर वाइब्रेशंस को तेज करवा देते। जब वो वाइब्रेशंस तेज होती हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से फ्रिक्शन करते हैं, रगड़ खाते हैं। आप अपने हाथों को ऐसे रगड़ के देख लें, गर्म हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? तो वो एक्चुअली जो माइक्रोवेव्स हैं वो भी वेव्स ही हैं। सनलाइट जो है, दीज आर आल्सो वेव्स। जो वेव्स होती हैं, याद रखिए, ये कुछ मॉलिक्यूल्स के, कुछ खास वेवलेंथ की जो लाइट है, कुछ खास मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस को तेज कर देती है, जिसकी वजह से उन मॉलिक्यूल्स में पर्टिकुलरली रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तेज हो जाता है। गुड क्वेश्चन गुरु, मजा आया मुझे। ओके सर। हाँ जी, तो मेरा बेटा बाकी बातें इंशाल्लाह। सर जी अब्दुल्ला जी। जी सर, जब कोई लिक्विड बॉईल होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट पर उसका टेम्परेचर जाके कांस्टेंट हो जाता है? हाँ, वो इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि जितनी भी हीट हम दे रहे होते हैं ना उसको, वो हीट उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ के ना उसके वेपर बनाने में काम आ जाती है। वो सारा ऊपर ऊपर के वेपर बन के बाहर निकलना होता है। वो वेपर क्यों बनेगा? वेपर तब बनेगा जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो आपस में बंधी हुई फोर्सेज है वो टूटेंगी। तो वो बॉइलिंग पॉइंट पर वो जो बंधी हुई फोर्सेज है, जिन्हें आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कहते हैं, वो टूटना शुरू हो जाती है। जब वो टूटना शुरू हो जाती है तो वो फिर मॉलिक्यूल बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो सारी की सारी एनर्जी यूज हो जाती है मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जिससे वो बंधे होते हैं उसको तोड़ने। इस वजह से वो फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ता। ओके जी सर। यस सर। चलें ठीक, चलें फिर बाकी बातें हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह आपका आमीन। आमीन।